नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार से लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेंगलुरु पहुंच गए हैं, जहां विपक्षी एकता को लेकर दूसरे चरण की बैठक होनी है। लेकिन इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां तंज कसा है, वहीं पर सम्राट चौधरी ने भी यह कह दिया है कि उनका मुकाबला लालू से है, लालू की पार्टी से है, नीतीश कुमार कहीं मुकाबले में ही नहीं है। और बिहार के सियासत में इन बयानों के क्या कुछ मायने हैं और आने वाले दिनों में कौन सी तस्वीर देखने को मिल सकती है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रवाना हो गए हैं, बीजेपी के सम्राट चौधरी ने ये जो लाइन कही है कि उनका मुकाबला लालू से है, नीतीश कहीं मुकाबले में ही नहीं है, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं? नहीं, देखिए उदय, कल एक बार फिर से जो महाविपक्षों का जो एक गठबंधन बना है, उसकी एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। हालांकि आज ही तमाम नेता वहां पहुंच चुके हैं और आज देर शाम जो है सो डिनर भी वहां पर है। सोनिया गांधी वहां पर डिनर दे रही हैं और डिनर पे तमाम जो नेता है, कहा यह जा रहा है कि 24 दलों के नेता वो जुटेंगे और फिर उनके साथ आज डिनर पे काफ़ी कुछ चर्चा होगी, काफ़ी कुछ एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से मोदी के का जो लोकसभा में विजय अभियान है, जो विजय रथ है, उसको किस तरीके से रोका जाए। तो तमाम नेता वहाँ पहुँच चुके हैं और बिहार से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह और संजय झा, इतने लोग वहां पर गए हुए हैं और ये लोग भी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी जो जानकारी मिली है वो यह मिली है कि कल विधिवत पार्टी महागठबंधन में एक संयोजक भी चुना जाएगा और विधिवत इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार की भी कल घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है उदय कि अब समय जो है वो काफ़ी कम है, लोकसभा चुनाव में मुश्किल 6-7 महीने का समय बचा है और ये समय देखते देखते ही बीत जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जनवरी तक हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की घोषणा भी कर दे। तो अब समय कम है और इस बीच लड़ाई एक बड़ी लड़नी है। तो निश्चित तौर पर जब बड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी तो उसके लिए एक पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसी स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो आज तमाम नेता वहां पर जुटे हैं। आज देर रात जब डिनर टेबल पर तमाम नेता साथ बैठेंगे तो फिर चर्चा होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सोनिया गांधी खुद वहां पर मौजूद रहेंगी। और चूंकि सोनिया गांधी विषय में आपको ये पता है कि उनके विषय में यह कहा जाता है कि यूपीए की वो चेयरपर्सन थी पिछली जब सरकार हुआ करती थी एनडीए से पहले। तो सोनिया गांधी की एक बड़ी भूमिका और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लिहाजा सोनिया के बहाने आज तमाम 24 दल, अब कितने दल वहां पर जमा हो पाते हैं ये कल जब बैठक होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या बनती है ये देखने वाली बात होगी। दूसरा जो आपका सवाल था वो ये था कि सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। तो कि सम्राट चौधरी पटना से जब वो आज, चूंकि कल एनडीए की भी बैठक है और जो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि संभवतः 38 दल जो है वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी बात है और ये एक बड़ी खबर है होता है कि एक तरफ 24 दल, चूंकि 15 दल पटना में बैठे थे 23 तारीख को, अब 24 दल बैठ रहे हैं। तो अब एनडीए में जो है वो बीजेपी चाह रही है कि भाई 38 दल उनके साथ जो है वो बैठेगी, जिस तरह की खबरें आई हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए बना महागठबंधन की लड़ाई जो है वो कल से ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर कल एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है और उसमें अगर वाकई में 38 दल पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी यह बताने की कोशिश करेगी महागठबंधन को, राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी अपना कुनबा अब काफी बढ़ा रही है। और इस बात के जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे या फिर महागठबंधन की तरफ से जो यह कहा जा रहा था कि नहीं भाई बीजेपी जो है वो अछूत पार्टी है, उसके साथ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, तो यह बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि अब देखिए 38 दल हमारे साथ हैं, यानी कि बीजेपी अब अछूत नहीं है और महागठबंधन को वो टक्कर दे सकती है। 24 बनाम 38, 14 का आंकड़ा जो है यहाँ भी प्लस में है एनडीए के साथ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी यहाँ से जाने पर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने यह कहा है कि बिहार में लड़ाई जो है वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के साथ है। देखिए इसमें 100% सच्चाई है उदय की। अब बिहार में जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी। चूंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति हो गई है और खास करके जब से वो इस बार 2022 में एनडीए से अलग हुए हैं उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी विश्वसनीयता जो है वो अब कहीं ना कहीं से सवालों के कटघरे में है। तो ये बात सही है कि अब सीधे तौर पर बिहार में 2 दलों के बीच जो है वो लड़ाई होगी, एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ आरजेडी, या फिर यह कह सकते हैं कि एनडीए बनाम महागठबंधन। लेकिन चूंकि ये चीज नीतीश कुमार को भी पता है और लालू यादव को भी पता है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, वो लगातार बिहार में खिसकता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ही बीजेपी के सामने टारगेटेड है। और लालू प्रसाद यादव के साथ बीजेपी किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी, किस तरीके से रणनीति बनाएगी, क्या 2005 में जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई थी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, क्या
क्या उसी उसी मॉडल पे इस बार भी बीजेपी काम करेगी? तो ये तमाम तरह के सवाल है, लेकिन सम्राट चौधरी का ये बयान काफी मायने रखता है। और इस बीच चूंकि गौतम इस खबर को कवर भी कर रहे थे, गौतम वहां पर, तो हम गौतम से बात करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। गौतम, सम्राट चौधरी ने आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने यह कहा है कि बिहार में अब लड़ाई जो है वो नीतीश से नहीं बल्कि लालू से है। आप चूंकि सम्राट चौधरी को आज कवर कर रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी इसके ये बात कहने का उनका क्या उद्देश्य है, और आपको लगता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उनके इस स्पीच का? देखिए, सम्राट चौधरी इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस में है और वो जानते हैं कि अब हमारी लड़ाई सीधे नीतीश से नहीं है, नीतीश को वो फ्रेम में लेना भी नहीं चाहते हैं। सीधी लड़ाई आरजेडी से है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की टीम से है। और नीतीश कुमार का नाम अब इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ना तो वो इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, और अगला जो भी चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव हो, बिहार की जनता ये तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। उसमें नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं होगा। और जिस तरह से सम्राट चौधरी आज पूरी कॉन्फिडेंस में, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली से ये उनको टास्क भी मिला है कि हमारी बीजेपी हमेशा यही कहेगी कि अब नीतीश कुमार सिर्फ पलटू राम है और सीधी लड़ाई आरजेडी के साथ होगी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि आज से 4 दिन पहले जब विधान सभा का सत्रावसान हो रहा था, उस समय सम्राट चौधरी ने सदन के भीतर नीतीश कुमार को यह, शायद उन्होंने सवाल पूछा नीतीश कुमार ने कि भाई आप पगड़ी क्यों बांधे हुए हैं? तो सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक आपको सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, और आपके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो उन्होंने नीतीश कुमार से इसी बहाने आशीर्वाद भी मांग लिया और यह भी कह दिया कि भाई अब सत्ता में आपकी जरूरत है नहीं, तो आपको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, बहुत साफ है कि दोनों चीजें हैं। एक तरफ रिस्पेक्ट भी है, अदब भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार हैं ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 15 वही बता रहा था कि 15 साल से ज़्यादा यानी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसमें आधे से ज़्यादा का वक्त जो है बीजेपी ने साथ निभाया है। तो बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार का सहयोग रहा है, इतने दिनों तक वो बिहार को चलाए हैं, तो एक आशीर्वाद के तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने गार्जियन माना है कि भाई आप हैं, लेकिन चूंकि आपने गलत किया है, तो ये भी कहते हुए कि ये जो पगड़ी मैंने बांधी है और जो उन्होंने कसम खाई है, शायद ये कसम अगर नीतीश कुमार नहीं इस 2025 में अगर शिकस्त नहीं मिलता है तो शायद सम्राट चौधरी को पगड़ी बांधनी पड़ जाएगी। लेकिन जिस तरह से संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और खास करके जो संकल्प लिया है पगड़ी बांधने का, नीतीश कुमार को हटाने का, तभी वो पगड़ी खुलेगी। तो देखना होगा, ये जनता तय करेगी कि पगड़ी किसकी खुलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि आशीर्वाद लेकर सम्राट चौधरी ने भी अपना बड़प्पन दिखाया है। यानी कि राजनीति में देखिए उदय, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में अमूमन मर्यादाएं जो हैं वो अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं, शब्द जो है वो अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने आज भले ही ये बयान दिया हो, लेकिन सम्राट चौधरी से पहले जब उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने नीतीश कुमार के सामने यह बात कही थी कि आपके आशीर्वाद लेकर के मैं आपको सत्ता से हटाऊंगा। तो देखिए, मतलब एक तरफ कटुता भी है, कटुता इतनी है कि लाठी खानी पड़ी सम्राट चौधरी को, जनार्दन सिग्रीवाल अभी भी अस्पताल में एडमिट है। दूसरी तरफ सम्मान इतना है कि वो नीतीश कुमार से आशीर्वाद भी मांगते हैं। तो देखिए, यही राजनीति की खूबसूरती है और यही वजह है कि आज सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से बीजेपी जो है वो खुद को अपने पैर पर अब कहीं ना बिहार में खड़ी कर ली है, और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और ज्यादा अपने आप को मजबूत करेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उदय, की जो लाठीचार्ज बिहार में हुआ है आज से 3 दिन पहले, देखिए उसके बाद से निश्चित तौर पर जो बीजेपी के नेता है वह पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बात को आम जनता तक बताने की कोशिश की जाए, आम जनता को समझाने की कोशिश की जाए कि भाई देखिए आपकी वजह से जो है वो बीजेपी मार खा रही है। यानी कि जो जनता की समस्याएं हैं जो सरकार के स्तर पर नहीं सुनी जा रही है, और जब उन समस्याओं को लेकर के हम मैदान में उतरते हैं तो जनता हम पर लाठी बरसाती है। तो बीजेपी अब पूरी एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए और किस तरीके से नीतीश कुमार को इस पूरे फ्रेम से, यानी कि राजनीतिक फ्रेम से आउट किया जाए और लालू प्रसाद यादव के साथ सीधी उनकी लड़ाई हो। यही वजह है कि आज सम्राट चौधरी इस तरीके का बयान दिया है। जी उदय। बिल्कुल राजू जी, ये तो बिहार की बात हुई। अब अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पिछली बार जो बिहार में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार अगुवा की भूमिका में थे, होस्ट थे, और कांग्रेस की तरफ से थोड़े ऐसे सुरताल भी सामने आए थे, जो कुछ बातें आपस की खटास भी सामने आई थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी अगुवाई कर रही हैं और उनकी तरफ से थोड़ी देर बाद भोज भी दिया गया है, तो इसके क्या कुछ मायने हैं?
तो देखिए सोनिया गांधी आज जो डिनर जो दे रही हैं तो उस पर एक डिनर डिप्लोमेसी तैयार की जाएगी और सोनिया गांधी यह बताने की कोशिश कर अगर नरेंद्र मोदी को आपको रोकना है तो कहीं ना कहीं से आपको सीधे तौर पर लड़ाई जो है वो अपने हाथों में लेनी पड़ेगी और उसमें जो भी व्यक्ति वहां पर अगुवाई करे उसकी जो भी अगवा बने ये भी तय किया जाएगा। तो आज ये जो है सो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये डिनर नहीं बल्कि डिनर के बहाने एक राजनीतिक मंथन जो है वो महागठबंधन के भीतर जो है वो चलेगा। और सोनिया गांधी इसलिए आई है क्योंकि सोनिया गांधी अब सबसे सीनियर है, आपको ये पता है, और महागठबंधन में जितने भी दल हैं उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी की बातों को न सिर्फ तमाम नेता तवज्जो देंगे बल्कि सोनिया गांधी जो कहेंगी संभवतः उस पर नेता सोचेंगे भी। लेकिन इसमें भी कुछ पेच फंसा हुआ है अभी भी उदय, चूंकि आम आदमी पार्टी भले ही इस बैठक में पार्टिसिपेट कर रही हो लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि भाई अगर कांग्रेस उनको समर्थन नहीं करती है या फिर दिल्ली जैसे प्रदेश में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो फिर ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है वो महागठबंधन के साथ नहीं रहेगी। देखिए यही कुछ कमोबेश पेंच जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से भी फंस रहा है। अभी आपको ये पता है कि बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी वहां पर कम नहीं है, 22 पॉइंट कुछ के करीब बीजेपी का है और लगभग 9 पॉइंट के करीब कांग्रेस का। तो कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि वो बंगाल में या फिर दिल्ली में चुनाव नहीं लड़े और इसका लाभ जो है वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को मिले। तो ये तमाम तरह की बातें जिस पर कि चिंतन मनन अभी किया जाएगा डिनर के बहाने और उसके बाद कल जब प्रॉपर तरीके से बैठक शुरू होगी तो उस बैठक में फिर ये विचार विमर्श किया जाएगा। दूसरा है कि कई नए दल जो हैं इस बैठक में जुड़ रहे हैं। पटना में 15 राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया था, जो जानकारी मिल रही है कि 24 राजनीतिक दलों के नेता जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो 9 दल अलग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो किस तरीके से अपनी रणनीति को वहां पर साझा करते हैं, फिर उसके बाद क्या निकल कर आता है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये चर्चा मीडिया में हो रही है कि कल प्रधानमंत्री को उम्मीदवार का नाम तय कर लिया जाएगा या फिर कन्वेनर, मुझे लगता है कि अभी कल की बैठक में फिर से एक बार आपसी सामंजस्य जो होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात होगी और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि वाकई में मोदी से 2024 में लोकसभा चुनाव में जो है मोदी को कैसे शिकस्त दी जा सके। जी उदय। चलिए राजीव जी, आपको और आपके साथ मौजूद गौतम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष एकता को लेकर जो बैठक हो रही है वो कहां तक रंग लाती है। और इस बार जो तस्वीर थोड़ी बदली हुई है कि सोनिया गांधी अगुवाई कर रही हैं, उनकी तरफ से सोमवार की शाम यानी आज भोज भी दिया गया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि तमाम विपक्षी दलों का क्या एकमत हो पाते हैं, क्या सभी मिलकर किसी एक को अपना अगुवा चुन पाते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है या फिर कोई घोषणा पत्र जारी होता है। ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब बैठक के बाद मिल पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की।